दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 12 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। ये हमारी पेंडिंग वीडियोस हैं जिनको मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी पहली कंट्री है जिसने RCEP एग्रीमेंट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया है? तो सिंगापुर वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने RCEP एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया है। ये देख लीजिए, सिंगापुर वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जिसने RCEP एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया है। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको चाइना लीड कर रहा है। RCEP में टोटल 15 मेंबर है। कितने हैं? 15। सिंगापुर पहला कंट्री है जिसने इसको रेटिफाई कर दिया है। RCEP इसको इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर इफेक्ट में लाने के लिए 6 आसियान कंट्रीज और 3 नॉन आसियान मेंबर द्वारा रेटिफाई किया जाना आवश्यक है, क्योंकि RCEP में जो 15 मेंबर हैं उसमें से 10 आसियान हैं और 5 नॉन आसियान हैं। RCEP मैंने आपको बताया 10 आसियान मेंबर हैं, साथ ही साथ ये 5 नॉन आसियान मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया ने 2019 में खुद को अलग कर लिया था RCEP से। हालांकि RCEP पर साइन कब हुआ था? नवंबर 2020 में। सिंगापुर ने रेटिफाई कर दिया है। तो सिंगापुर आप मैप में देख लीजिए, करेंसी क्या है? डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली सेन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका रॉय राष्ट्रवार ये किस इंश्योरेंस कंपनी की MD एंड CEO अपॉइंट हुई हैं? तो अनामिका रॉय राष्ट्रवार ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की MD एंड CEO बनी है। ये देख लीजिए, ये हैं अनामिका रॉय राष्ट्रवार। ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की फर्स्ट फीमेल MD एंड CEO बन गई हैं। ये देख लीजिए, फर्स्ट वुमेन MD एंड CEO। याद रखिएगा, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बनी है कौन? अनामिका रॉय राष्ट्रवार। अनामिका रॉय राष्ट्रवार इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो वरेंद्र सिन्हा को रिप्लेस कर दिया है। 3 वर्षों तक अनामिका रॉय जी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की MD एंड CEO बनी रहेंगी। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस 2000 में स्थापना हुई थी, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसमें इफ्को और टोक्यो का शेयर कितना है? 51-49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो पंजाब के एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये हैं सोनू सूद। पंजाब गवर्नमेंट ने अपने एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनू सूद आपको पता ही है, इस समय बहुत चर्चित हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं जेन्युइनली इनकी। इन्होंने एक बुक लॉन्च की है कुछ दिन पहले, आई एम नो मसीहा, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। तो पंजाब चीफ मिनिस्टर ने ही वो बुक लॉन्च की थी, सोनू सूद पर आधारित है। और याद रखिएगा, ये जो पंजाब का एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको लीड करेंगे सोनू सूद, यानी एम्बेसडर हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? अमरिंदर सिंह जी। गवर्नर कौन है? VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस बैंक को मैंडेट दिया गया है कि वो PM केयर्स फंड के लिए डोनेशन कलेक्ट कर सकता है? तो अभी तक 2 बैंक थी जिनको मैंडेट था, अब तीसरी बैंक बन गई है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी PM केयर्स फंड के लिए डोनेशन कलेक्ट कर सकती है। ये देख लीजिए, एक्सिस बैंक इंडिया की तीसरी बैंक बन गई है जो कि PM केयर्स फंड के लिए डोनेशन कलेक्ट कर सकती है। जो लोग भी डोनेट कर रहे हैं PM केयर्स फंड में, उनको इनकम टैक्स एक्ट 1960 के सेक्शन 80G के तहत टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, इतना याद रखिएगा। अभी जो कलेक्शन होता है PM केयर्स फंड के लिए वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक के द्वारा ही होता था, अब एक्सिस बैंक भी इसका पार्ट बन गया है। एक्सिस बैंक ने PM केयर्स फंड के दौरान कोरोना वायरस से निपटने के लिए ये 100 करोड़ भी लॉन्च किए थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। PM केयर्स फंड 2020 में स्थापित किया गया था। फुल फॉर्म देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। एक्सिस बैंक की बात करें, 1993 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन जी को IMF ने एडवाइजरी ग्रुप में मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया है। आपको पता है IMF के एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में कितने मेंबर होते हैं टोटल? तो IMF के एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में 12 मेंबर होते हैं, 12।
जिसमें रिसेंटली रघुराम राजन जी को अपॉइंट किया गया है। ये हैं रघुराम राजन जी, इनको IMF एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया है। IMF एडवाइजरी ग्रुप में 12 मेंबर होते हैं और ये जो रघुराम राजन जी हैं इनको किसने शामिल किया है? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। इस समय जो रघुराम राजन जी हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर हैं। ये जो IMF का एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप है ये IMF को सलाह देता है कि क्या पॉलिसी इश्यूज हैं डिफरेंट कंट्रीज के। तो याद रखिएगा रघुराम राजन को IMF एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया है जिसमें 12 मेंबर होते हैं। IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। MD कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। और IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 14 दिनों तक चलने वाले मास्क अभियान को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो मास्क अभियान ये लॉन्च किया गया है ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में। ये देख लीजिए, ओडिशा गवर्नमेंट ने 14 दिनों तक चलने वाले मास्क अभियान को लॉन्च किया है ताकि कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके। तो मास्क अभियान कोरोना वायरस के लिए किसने लॉन्च किया है? ओडिशा गवर्नमेंट ने। साथ ही साथ ओडिशा गवर्नमेंट ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में भी संशोधन किया है, जिसके तहत जो कोरोना वायरस वायलेटर्स हैं उन पर फीस जो है यानी चालान उनका 2000 रुपये कर दिया गया है। ओडिशा क्यों चर्चा में है? क्योंकि ओडिशा की द्युति चंद हैं, द्युति चंद, इनको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा वीरड़ी पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये है मैप में ओडिशा, आप देख लीजिए। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर है गणेशी लाल उड़ीसा के। और याद रखिएगा एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जिसका नाम है चिल्का लेक, वो भी ओडिशा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के लिए एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज जारी हुई है। इसमें किस इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, यानी इंडिया से किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो 2020 की एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज इंडिया से टॉप किया है इसको IISc बेंगलुरु ने। किसने? IISc बेंगलुरु ने। ये देख लीजिए, संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी ग्रुप द्वारा 2020 के लिए एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज जारी की गई है, जिसको इंडिया से टॉप किया है IISc बेंगलुरु ने। हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड में किसने टॉप किया है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज को? तो ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके से है। सेकंड नंबर पे, सॉरी यूके से नहीं, US से है। हार्वर्ड ने टॉप किया है और सेकंड पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा 2020 के लिए जो एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जारी हुई है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप किया किसने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। इंडिया से किसने टॉप किया है? IISc बेंगलुरु ने। 2003 से ये एकेडमिक रैंकिंग जारी की जा रही है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की। और आप याद रखिएगा इसको जारी कौन करता है? संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली किस स्मार्टफोन ब्रांड द्वारा गूगल को ज्वाइन किया गया है कोविड-19 की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ के लिए? तो एप्पल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ के लिए। देख लीजिए, गूगल और एप्पल ने आपस में पार्टनरशिप की है, गूगल और एप्पल ने कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें पर्पस क्या है? देखिए, ब्लूटूथ यूज़ किया जाएगा एप्पल का और गूगल इसमें हेल्प करेगा ताकि अगर कोई कोरोना वायरस के संपर्क में आया हो तो उसको ट्रेस किया सके और उसको क्वारंटाइन किया जा सके। गूगल की फर्म है गूगल LLC, वो इस पर काम करेगी। गूगल की बात करें तो 1998 में स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया जो कि वर्ल्ड सिलिकॉन वैली कहलाई जाती है, कैलिफोर्निया में गूगल का हेडक्वार्टर है। CEO कौन है? सुंदर पिचई। और याद रखिएगा CEO जो सुंदर पिचई हैं वो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के भी CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल सेविंग स्कीम के माध्यम से किस इंडियन स्टेट द्वारा हाईएस्ट कलेक्शन किया गया है? तो स्मॉल सेविंग स्कीम के द्वारा वेस्ट बंगाल ने हाईएस्ट कलेक्शन किया है। कितना? वेस्ट बंगाल ने हाईएस्ट कलेक्शन किया है, लगभग 90,000 करोड़ का कलेक्शन किया है वेस्ट बंगाल ने स्मॉल सेविंग स्कीम के माध्यम से। टोटल इंडिया में जितना भी कलेक्शन किया गया है उससे 15% से भी ज़्यादा कलेक्शन सिर्फ वेस्ट बंगाल ने किया है स्मॉल सेविंग स्कीम से। आपको पता ही है, जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम हुआ, PPF हुआ, और ये जो वृद्धजनों के सीनियर सिटीजन स्कीम होती हैं, ये सब स्मॉल सेविंग स्कीम होती हैं जिनका इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली डिसाइड किया जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है स्मॉल सेविंग स्कीम से 90,000 करोड़ का। किसने किया है? वेस्ट बंगाल ने किया है। सेकेंड नंबर पे यूपी आया है, आपको याद रखना है, बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
स्मॉल सेविंग स्कीम में टोटल 12 स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया, ये सारे स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें कलेक्शन के माध्यम से अगर टॉप किया है तो किसने? वेस्ट बंगाल ने, यूपी है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा फास्ट टैग इशू करने के लिए फोन पे के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक ने, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक ने फोन पे के साथ पार्टनरशिप की है फास्ट टैग इशू करने के लिए। अब फोन पे का जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा फास्ट टैग जारी किए जाएंगे, जिसके लिए फोन पे और आईसीआईसीआई बैंक ने आपस में पार्टनरशिप कर ली है, आप ध्यान रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का पहला बैंक है जिसने फास्ट टैग जारी करने के लिए फोन पे के साथ पार्टनरशिप की है, वरना पेटीएम के साथ कोई पार्टनरशिप करता था, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, लेकिन फोन पे के साथ पहला बैंक हो गया है आईसीआईसीआई बैंक, जिसने फोन पे के साथ पार्टनरशिप की है फास्ट टैग जारी करने के लिए। फास्ट टैग 2016 से इंडिया में लागू किए गए हैं और अनाउंस किया गया था 1 दिसंबर 2017 से सभी नई कार्स पे जारी किए जाएंगे, और नई कार पे तो आ ही रहे हैं फास्ट टैग। फास्ट टैग की वैलिडिटी कितनी होती है? 5 वर्षों तक होती है। 7 डिफरेंट कलर के होते हैं फास्ट टैग, और जो कलर्स होते हैं वो व्हीकल की कैटेगरी बताते हैं, इसलिए 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स द्वारा सम्मानित किया गया है, किस कंट्री द्वारा? तो गुनीत मोंगा को फ्रांस ने नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स द्वारा सम्मानित किया है, ये देख लीजिए। जाने माने फिल्म मेकर गुनीत मोंगा को फ्रेंच गवर्नमेंट के नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स द्वारा सम्मानित किया गया है। ये जो नाइट ऑफ ऑर्डर है ये फ्रांस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इतना रखिएगा। ये है कौन? गुनीत मोंगा, इनको फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा नाइट ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया है आर्ट एंड लेटर्स की कैटेगरी में, इतना रखिएगा। गुनीत मोंगा फ्रेंच गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल डील्स प्रोवाइड करने के लिए मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो मारुति सुजुकी द्वारा कर्नाटका बैंक के साथ पार्टनरशिप की गई है। किसके साथ? कर्नाटका बैंक के साथ, ताकि मारुति सुजुकी के जो कस्टमर्स हैं उनको सस्ते ब्याज दर पर लोन मिल सके। ये देख लीजिए, मारुति सुजुकी द्वारा रिसेंटली एक एमओयू साइन किया गया है कर्नाटका बैंक के साथ, ताकि उसके कस्टमर्स को लोन मिल सके। तो याद देखिएगा, मारुति सुजुकी और कर्नाटका बैंक में एमओयू साइन हुआ है ताकि मारुति सुजुकी के जो व्हीकल्स हैं उनको परचेज करने के लिए एक अच्छा खासा लोन मिल सके। कर्नाटका बैंक की बात करें, 1924 में स्थापना हुई थी, मैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है? महाबलेश्वरा एमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवार्ड्स 123 अपने कस्टमर्स को पक्स एंड रिवार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए रिवार्ड्स 123 सेविंग अकाउंट किस पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक ने रिवार्ड्स 123 सेविंग अकाउंट लॉन्च किए हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछेंगे तो सिर्फ यही पूछेंगे, रिवार्ड्स 123 ये सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किए हैं? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किए हैं, इतना याद रखिएगा। ये देख लीजिए, एयरटेल पेमेंट बैंक का कहना है कि लगभग 1960 रुपीज़ तक के बेनिफिट्स दिए जाएंगे हर कस्टमर्स को जो भी रिवार्ड्स 123 के तहत सेविंग अकाउंट खुलवाएगा। साथ ही साथ 1000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर 1% का कैशबैक दिया जाएगा, यानी 10 रुपये का, तो ये भी अच्छी चीज़ है। एयरटेल पेमेंट बैंक 2016 में इसको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला था, इंडिया की फर्स्ट बैंक थी पेमेंट बैंक के तौर पर। हालांकि 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। एमडी एंड सीईओ कौन है? नुब्रता विश्वास। तो एयरटेल पेमेंट बैंक इंडिया की फर्स्ट पेमेंट बैंक थी, 2017 में इसको लाइसेंस मिला था, मैं 2016 बोल गया था, अब उसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में जो बोर्ड है उसके एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया है? तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं उर्जित पटेल। कौन? उर्जित पटेल। आपको पता ही है उर्जित पटेल कौन थे? आरबीआई के 24th गवर्नर थे उर्जित पटेल। इनको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बोर्ड में अपॉइंट किया गया है 5 वर्षों तक के लिए। ये हैं उर्जित पटेल, इनको ब्रिटानिया जो कंपनी है उसके बोर्ड में अपॉइंट किया गया है 5 वर्षों के लिए। नाम याद रखिएगा, उर्जित पटेल। आरबीआई के 24th गवर्नर थे उर्जित पटेल। 25th कौन है? शक्तिकांत दास। बाकी आप आरबीआई के विषय में ये पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। जैसे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। कब स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल
1935 को। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। जो सेकेंड शेड्यूल होती है आरबीआई एक्ट 1934 की, उसी में आपकी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक लिस्टेड रहती हैं। ये फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। शांति हीरानंद चावला और रामसे क्लैर्क, इनका निधन हो गया। ये हैं शांति हीरानंद चावला, रिसेंटली इनका निधन हो गया। शांति हीरानंद चावला हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थी। शांति हीरानंद चावला हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थी और इनको 2007 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। नाम रखिएगा, शांति हीरानंद चावला, 2007 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, रिसेंटली निधन हो गया। सेकंड कौन है? ये रैमसे क्लैर्क, यूएस के अटॉर्नी जनरल रह चुके थे रैमसे क्लैर्क, इनका भी निधन हो गया। तो रैमसे क्लैर्क यूएस अटॉर्नी जनरल और शांति हीरानंद चावला हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर, दोनों का निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।